आज की क्लास में पूरे विश्व में मनाए जा रहे दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। हम लोग ये समझा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आखिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, और साथ ही साथ ये जाना जाएगा कि पूरे विश्व में और साथ ही साथ भारत की जो सरकार है महिला एम्पावरमेंट के लिए यानी विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कानून लेकर आई है और क्या क्या अलग अलग बजट में अलग अलग चीजों में महिलाओं के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो इस पूरे क्लास में हम लोग पूरी तरीके डिस्कस यानी एनालिसिस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए तो होता क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष यानी जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस महिला दिवस की शुरुआत की अगर बात की जाए तो पहली बार मनाया गया था 8 मार्च 1975 को। अब ये बात समझने वाली है कि 1975 को मनाया गया, तो क्या 1975 के पहले क्या पूरे विश्व में या कहीं पे भी क्या महिला दिवस या क्या महिलाओं का कोई दिवस नहीं होता था क्या? तो समझते हैं। इसकी अगर पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो इससे पहले आप देखे होंगे अलग अलग स्रोतों से आप पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे ये दिखाता होगा कि 8 मार्च से पहले अलग अलग देशों में कहीं पे 28 फरवरी को मनाया जाता था और अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे मनाया जाता था। तो उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर महिला दिवस किसी देश में अगर मनाया गया तो वो एक क्षेत्र था जिसका नाम था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हुआ क्या था ना, ये बात है 1908 की, 28 फरवरी 1908 की ये बात है। 1908 में हुआ क्या कि न्यूयॉर्क में एक कंपनी थी, उस कंपनी का वो कंपनी क्या बनाती थी, गारमेंट जितने प्रोडक्ट होते हैं ना, गारमेंट कंपनी थी। अब वहां की महिलाएं अपनी बराबरी के लिए और जो मिलने वाला जो सैलरी होती है उनकी यानी जो तनख्वाह होती है वो बराबर पुरुषों के बराबर मांग के लिए वो एक आंदोलन चलाती हैं। और आंदोलन चलाती हैं, आंदोलन चलाने के बाद इसमें देखिए आंदोलन चलाती हैं तो बाद में वहां पे जो एक अमेरिका की एक पार्टी होती है उस पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका। इस पार्टी ने इन पूरे कैंपेन पे यानी जो महिलाओं ने जो कैंपेन चलाया था उस कैंपेन को पूरी तरीके से इस पार्टी का समर्थन मिला। और आप जानते हैं जब भी किसी बड़ी पार्टी का जब किसी संगठन को सपोर्ट मिल जाता है तो अचानक से वो पूरी तरीके से उछल करके सबके सामने नजरों के सामने आ जाता है। अब देखिए हुआ क्या कि बाद में इस दिवस को पूरी तरीके से उनके कामों को और उनकी जो मांग थी उनको मान लिया गया और तब से वहां पर पहली बार किसी देश में या किसी क्षेत्र में 28 फरवरी को महिला दिवस मनाने की पहली प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अब बात यहां पर यह बात समझ में आती है कि सर यहां पर तो 28 फरवरी है लेकिन यूनाइटेड नेशंस क्यों 8 मार्च को मनाता है? तो इस पे हम लोग अगर सर्च करते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ था। तो देखिए दूसरी घटना जो हुई थी हम लोग के इतिहास में दूसरी घटना हुई थी 1917 में। 1917 में एक देश जिसका नाम रसिया यानी रूस अब जानते हैं कि रूस क्या था, रूस पहले यूएसआर था और यूएसआर किस तरह का देश था, पूरी तरीके समाजवादी पर चलने वाला देश। और उसके बाद बाद में क्या बना ये साम्यवादी देश यानी कम्युनिस्ट कंट्री ये बना बाद में यूएसआर। देखिए 1917 में क्या हुआ, वहां पर महिलाओं द्वारा जितनी भी आप जानते हैं कि अमेरिका में जो यूएसआर, अमेरिका कह रहा हूं मैं, यूएसआर में पहली बार क्या हुआ था, सबसे पहले वहां कामगारों ने अपने जो कि सैलरी होती है कंपनी में काम कर रहे जितने महिलाएं थी उन्होंने काम के लिए यानी पुरुषों की अपेक्षा बराबरी के लिए उनकी बराबरी के लिए अपनी मांग उठाई। और मांग करने के बाद ये आंदोलन काफी बड़ा हुआ और इस आंदोलन का नाम था ब्रेड एंड पीस। इस आंदोलन का नाम रखा गया ब्रेड एंड पीस यानी भूख के लिए और पूरे विश्व में शांति के लिए पूरे तरीके से कैंपेन चला। और एक कैंपेन बाद में इतना बड़ा बना, ये कैंपेन, ये जो ब्रेड एंड पीस कैंपेन था रूस में, इतना बाद में कैंपेन इतना बड़ा चला कि उस समय राजा हुआ करते थे, उस राजा का नाम था निकोलस जार। उस राजा का नाम हुआ करता था निकोलस जार। तो निकोलस जार को इतना ये दबाव पड़ गया अलग अलग संस्थाओं द्वारा कि निकोलस जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इन्होंने अपनी गद्दी को छोड़ दिया। अब जानते हैं छोड़ने के बाद जब बाद में कम्युनिस्ट सरकार जब बनी, तो कम्युनिस्ट सरकार ने पहले इन महिलाओं की बात को मान के, यानी इसमें आप देख रहे हैं क्या दे रहा है, ब्रेड एंड पीस। ब्रेड एंड पीस का मतलब ये क्या, भूख और शांति कायम के लिए। अब शांति कब आएगी, जब समानता
आएगी तब शांति होगी, समझिए। तो इसमें हुआ क्या, जैसे दूसरी सरकार आती है तो पहली बार रूस में महिलाओं को एक बहुत ही बेहतरीन और सबसे सुनहरा उनको अधिकार दिया गया। उस अधिकार का नाम है मताधिकार, यानी वो अब मत देने की अधिकारी वो महिलाएं हो गई। तो सबसे पहले रूस में 1917 में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। तब ये बात समझने वाली बात है, अभी भी ये 8 मार्च अभी तक आया नहीं। तब देखिए हुआ क्या, अब जानते हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं, WTO कह लीजिए, एशियन डेवलपमेंट कह लीजिए, ये यूनाइटेड नेशंस हो गया, अलग अलग संस्था, IMF हो गई, WHO हो गई, ये संस्थाओं में जितनी भी संस्थाएं, इन सब में सबसे ज्यादा अगर फंडिंग किसी देश की अगर होती है तो जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री होते हैं, यानी जितने भी पूंजीवादी देश होते हैं, उन सब की फंडिंग इन संस्थाओं में सबसे ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये देश, जो भी देश हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इनका जो झुकाव होता है कहीं ना कहीं अपने यूरोप की तरफ इनका पूरी तरीके से क्या होता है, झुकाव होता है। तब होता है क्या, जब एक देश की महिलाओं को जब क्या मिला, उनको मताधिकार का अधिकार मिला, तब हुआ क्या, वहां पर जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, जितने भी यूरोपियन देश थे, वहां की महिलाएं 8 मार्च को वहां पर पूरे यूरोप की महिलाओं, लगभग अलग सभी देशों में यूरोप की महिलाओं ने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला। और 8 मार्च को वो बहुत बड़ा वो क्या निकाली, मार्च निकाली। जब ये मार्च बहुत बड़ा निकाला, अब जो समझ पा रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री के लगभग सभी देशों की महिलाओं ने क्या किया, एक तरीके से बहुत बड़ा मार्च निकाला। अब जब मार्च जब निकाला तो हम समझ सकते हैं कि पूरे विश्व पटल पर कितने चर्चा में ये दिवस हुआ होगा। तो इसीलिए उसके 58-57 सालों के बाद जो यूनाइटेड नेशंस है, तो वो 28 फरवरी और किसी को तिथि को ना मानकर उस दिन पे जो महिलाएं, जो यूरोप के महिलाओं जो कैंपेन चलाया था, जो पूरी तरीके से बहुत बड़ा मार्च निकाला था भीड़ वाला, उसके बाद से ही 8 मार्च 1975 को, इतने सालों के बाद, देखिए यहाँ पे ईयर अलग हो सकता है, ये 1917 है और ये 1975 है, ये ठीक है अंतर जो भी हुआ, लेकिन वो 8 मार्च को ही क्यों माने, क्योंकि उस दिन यूरोपियन महिलाओं ने बहुत बड़ा एक मार्च निकाला था, इसलिए उन्होंने 8 मार्च को क्या माना लिया, पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू कर दिया। अब एक चीज ये समझते हैं, आप जानते हैं जब आप एग्जाम जब देने जाते हैं तो किसी भी एग्जाम में महिला ये दिवस तो पूछता है, ये कब होता है, ये तो बच्चों को एग्जाम में पूछेगा, वैसे बड़े एग्जामों में अपने पूछता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब इसमें ये पूछता है, जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें ये देता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम बनाई जाती है, जैसे 2017, 2018, 19, 20, 21 और 22 का, इस सबका अलग अलग थीम रहता है, यानी ये बताया जाता है कि इस बार का विषय है और इस बार इस पर कार्य किया जाएगा, अलग अलग होता है ना। तो वैसे ही अब इस बार की जो थीम है, इस बार की जो थीम है, थीम 2020 की, 2022 की जो थीम है वो थीम रखी गई थी, उसको मैं थीम को यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2022 की जो थीम थी वो थीम है जेंडर, एक बार पढ़ दे रहा हूं, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ये पूरी इस बार की थीम है 2022 की। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ये है पूरी इस बार की थीम है, ये है इस बार की पूरी थीम रखी गई है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इस बार की ये पूरी तरीके से इस बार की थीम रखी गई है और ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लगभग सभी परीक्षाओं में ये इंडेक्स आपकी परीक्षा में सवाल ही बनेगा, यानी ये थीम है, ये इसको आप कहते हैं थीम कह सकते हैं, इसको उपवाक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपके इस बार का क्वेश्चन परीक्षा में सवाल ये बनेगा। अब देखिए, जब अगर क्लास अगर महिलाओं संबंधित अगर टॉपिक चल रहा हो तो उसमें एक संस्था आती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंडेक्स जारी करती है, उस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। अगर महिलाओं की अगर रिपोर्ट की बात हो, अगर महिलाओं संबंधित कोई चर्चा हो, वहां पर अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर चर्चा ना हो रही हो तो कहीं ना कहीं क्या ये गलत बात है, वहां पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की चर्चा करनी ही चाहिए। तो हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, ये सब आप नोट कर लिए होंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखिए क्या होता है इसमें, क्योंकि ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट से
पूरे विश्व में जितनी भी बातें होती हैं महिलाओं से रिलेटेड, उस रिपोर्ट की वास्तविकता पोल ये खोलता है, ये पूरा ये इंडेक्स। इस इंडेक्स का नाम पहले जान लीजिए, इस इंडेक्स का नाम होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। 2021 इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि 2022 का भी रिपोर्ट आया नहीं है। जब तक 2022 का रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक 2021 का रिपोर्ट ही आपके करंट अफेयर के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपका आता रहेगा। तो देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। मैं आपको पिछली कुछ क्लासों में यह बताया था कि जेंडर का मतलब होता है, हिंदी में से कहते हैं लिंग। लिंग का दो तरीके से इंग्लिश में मतलब होता है, एक होता है सेक्स और दूसरा होता है जेंडर। जब सेक्स की जब बात करते हैं तो सेक्स का प्रयोग वहां पर करते हैं जब पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या क्या है, तो वहां पर आप सेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। और कब, जब सामाजिक रूप से तुलना की जाए, यानी महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, आर्थिक रूप से क्या है, राजनीतिक रूप से कैसे हैं, तो इन सब चीजों से जब आप कंपेयर करते हैं, यानी सामाजिक रूप से तुलना जब अध्ययन करते हैं, तो वहां पर आप जेंडर शब्द का प्रयोग आप करते हैं। तो अब समझते हैं हम लोग इसको। तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, हिंदी में से कहते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट इंडेक्स सूचकांक 2021, ये बोलेंगे। देखिए, हुआ क्या था कि 2021 की जो रिपोर्ट थी, इसमें टोटल देश जो थे, टोटल देश कुल जो कुल देश थे, इसमें उनकी संख्या थी 156, कुल 100 देश थे। इसमें जो फर्स्ट रैंक जो आया था, यानी पहले स्थान पर देश आया था, उस देश का नाम था आइसलैंड। सबसे नंबर 1 रैंक पर आया था आइसलैंड। और सबसे आखिरी यानी 156वें स्थान पर एक देश आया था, उस देश का नाम था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आप देखे होंगे कि महिलाओं की स्थिति कितनी बद से बदतर हुई है, लेकिन अब फिर से कुछ हालात वहां पर चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद 155 नंबर पर, 155 पर एक देश आता है जिसका नाम है यमन। 154 नंबर पर आता है एक देश जिसका नाम है इराक। ये नीचे से आने वाले देश है, 156, 155 और 154, और ये सबसे ऊपर का देश है। साथ ही साथ आज के दिवस को पढ़ते पढ़ते आप ये भी जाने कि आखिर एग्जाम में या किसी तरीके से कैसे है। जैसे देखिए, बात क्या होती है ना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना, एक होता है किसी को महिला दिवस मनाने का मतलब ये है कि आप छोटी मोटी कविता पढ़ दें आप, या छोटा मोटा प्रोग्राम कर दें, ये सब छोटी छोटी चीजें आप कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कुल मिलाकर के महिला तभी सशक्त हो सकती है जब तक उसको अपने अधिकारों का, जब तक उसको पता नहीं होगा, तब तक महिला या कोई भी सशक्त नहीं हो सकता है। इसलिए तो समझते हैं ये इराक। और अब आते हैं भारत की बात। तो भारत इस समय है, इस 2021 में 140वें नंबर पर भारत है। यानी 2021 में भारत की स्थिति पूरे विश्व में किस नंबर पर है? 140वें नंबर पर। यानी तब सवाल ये बन सकता है कि पिछली बार कितना था? तो पिछली बार 2020 में जो भारत की रैंकिंग हुआ करती थी वो थी 112। यानी 112 से धड़ाम से भारत सरकार की, भारत की स्थिति रैंकिंग वो गिर के भारत की महिलाओं की स्थिति कितने आई, यानी कितना घटा, यानी सीधे 28 अंक नीचे हुआ। 28 अंक सीधे गिर के भारत की महिलाओं की रैंकिंग कितनी आ गई? 140 आ गई। ये हालात हैं अपने देश के। अब समझिए, ये जो इंडेक्स जब जारी हुआ है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो आप जानते हैं जब कोई भी रिपोर्ट, जब कोई भी आप जाते हैं टेस्ट कराने, आपको मान ली बुखार है कई दिनों तक, तो डॉक्टर बोलता है ना कोई रिपोर्ट लेकर आओ, तो कोई पैमाना होता है ना मापने का। तो आपको बुखार है, आपका मलेरिया टेस्ट होगा, विडाल टेस्ट होगा, अलग अलग टेस्ट होंगे आपके। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, पैमाना होता है। कुल मिलाकर जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, मैं आप लिख दे रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ढेर सारी अलग अलग संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं। अब इसमें देखिए 4 पैमाने हैं किसको, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को मापने के। अब इसमें जो पहला पैमाना है वो पैमाना है आर्थिक रूप से, यानी आर्थिक रूप से महिलाओं की स्थिति क्या है। दूसरा ये देखा जाता है कि साक्षरता के रूप में महिलाओं की स्थिति क्या है। तीसरा ये देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति राजनीति के मामले में, यानी राजनीतिक महिलाएं कितनी सशक्त हैं। यानी राजनीति में ये देखा जाता है, 2 चीज देखा जाता है राजनीति के रूप में इस वाले इंडेक्स में। पहले ये देखा जाता है कि महिलाएं कितनी अलग अलग पदों पर है, और दूसरा ये भी देखा जाता है कितनी महिलाएं किस देश में बड़े पदों को वो ग्रहण की है, ये देखा जाता है इसमें। अब देखिए, और चौथा सबसे खास जिसमें रखा जाता है, चौथा इंडेक्स स्वास्थ्य रखा जाता है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप महिलाओं से रिलेटेड कोई चर्चा अगर आप कर रहे हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की चर्चा करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप चारों कंपोनेंट कितने पैमाने कितने जबरदस्त हैं।
आर्थिक रूप से, साक्षरता रूप से, राजनीति रूप से, स्वास्थ्य रूप से। ये सभी 4 पैमाने हैं, कितने जबरदस्त है। अब देखना है इसमें, अब थोड़ा सा देखिए, ये तो ओवरऑल रैंकिंग है भारत की 140, ओवरऑल रैंकिंग यानी 56 देशों में भारत की हालत क्या है ओवरऑल। लेकिन अब ये जानते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट में भारत की स्थिति क्या है, जानिएगा। अब आर्थिक रूप से अगर बात की जाए भारत की महिलाओं की, देखो 56 देश में भारत की महिलाओं की स्थिति है 149, यानी 149वें नंबर पर भारत की महिलाएं हैं। उसके बाद से जब साक्षरता की बात आ रही है तो साक्षरता के मामले में पूरे विश्व में महिलाओं की स्थिति कितनी है, भारत की 112 नंबर पे। ये ध्यान रखिए, जितनी रैंकिंग लिख रहा हूं ये सब भारत की महिलाओं की रैंकिंग है। अब राजनीति में जो महिलाओं की रैंकिंग हुआ करती थी 2020 में जो महिलाओं की रैंकिंग हुआ करती थी राजनीति में, वो काफी अच्छी थी, 18वें नंबर पर आता था भारत की रैंकिंग। लेकिन ये रैंक काफी गिर गया, अब ये रैंक सीधे धड़ाम से करके 18 सीधे 51 नंबर पर आ गया है। यानी वर्तमान में आप ये कह सकते हैं कि रैंकिंग सुधरी नहीं है और बद से बदतर हुई है रैंकिंग। एक अब स्वास्थ्य वाला मैटर तो इतना दर्दनाक है कि शायद अगर आप सुन लें तो हालत खराब हो जाए, और इस पर सभी सरकारों को, सभी परिवारों को, सबको इस टॉपिक पर सोचना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के मैटर में जो भारत की महिलाओं की स्थिति है वो पूरे विश्व में 155 नंबर पर आ रही है। यानी समझ पा रहे हैं आप, 156 देश है और इस 56 देशों में भारत की महिलाओं के स्वास्थ्य मामले में कितने नंबर पर है, 155 नंबर पर है। ये देखिए हालत। अब देखिए, अब इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, अब इस रिपोर्ट में देखा जाए कि आर्थिक, स्वास्थ्य, राजनीति, साक्षरता आखिर कैसे ले रहा है। देखते हैं इसमें आर्थिक में, जब अंदर रूप से आप पढ़ेंगे आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आर्थिक को मापता है। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई महिला है, उनकी शादी किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े पद वाले, किसी बड़े लीडर से हुई है, तो इसमें ये बोलता है, इसमें ये कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी पति की जो इनकम है या उनकी जो इनकम है वो आपकी इनकम कहलाएगी, नहीं। इसमें ये जोड़ा जाता है कि महिलाओं की खुद की, उनकी खुद द्वारा कमाई की कितनी उनकी इनकम, यानी खुद मेहनत करके वो कितना कमा रही है, वो इसमें मापा जाता है आर्थिक वाले में। तो कितना अच्छा है। यानी ये देखिए, यानी आप लोग अगर जाते होंगे सड़क पर तो देखते होंगे कि कोई महिला होती होगी सड़क किनारे सब्जी बेच रही है, कोई महिला हो सकता है कि वो बगल में टिकिया बेच रही हो, कोई महिला देख रहे हो सकता है सड़क किनारे कुछ भी बिछा करके वहां पे सामान बेच रही होगी, या देख रहे हैं सर पे कोई महिला हो सकता है दही लेकर बेच रही हो। तो एक बात समझिएगा, जितनी महिलाओं में बताएं, ये महिलाएं घर पे सज सवर के बैठने वाली महिलाओं से कहीं गुना बेहतरीन है और कहीं ज्यादा इनको सम्मान देना चाहिए। कभी भी आप इनको गलत नजरों से या हे नजरों से या इनको आप गरीब नजरों से ना देख रहे हैं। तो देखिए होता क्या है ना, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो ये नहीं देखेगा कि आपके पति की, आपके पिताजी की इनकम क्या है, उसमें ये देखता है कि आपकी पर्सनल कमाई गई इनकम क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि मान लीजिए किसी का अगर मैरिज है, किसी की शादी अगर मान लीजिए किसी एसडीएम से हो गई या किसी एसआई से हो गई, ठीक है, मान लीजिए हो गई, तो उसमें क्या होगा, कितना हो वो महिला अमीर है, अपने आप अमीर महसूस कर रही है वो, लेकिन कुछ भी काम करने जाने के बाद उसको हाथ फैलाना ही पड़ेगा, उसको बोलना ही पड़ेगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, उसको अपने पति के आगे करना ही पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं आप ये समझिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक ये फोरम कहता है कि अगर आप पैसे पर निर्भर है और वो इनकम आपकी नहीं है तो वो उसमें आपकी इनकम में काउंट नहीं करेगा। आप अपने इन मेहनत से 2 रुपया भी अगर कोई महिलाएं कमा रही हैं, जिसमें एग्जांपल दिया सब्जी वाली का, समोसा का, अलग अलग एग्जांपल दिया, वो महिलाओं की एक्चुअल इसमें इनकम शामिल होगी। अब दूसरा, ये साक्षरता आप समझ रहे होंगे, राजनीति भी समझ रहे होंगे। अब यहां पर स्वास्थ्य का मैटर समझिए। स्वास्थ्य का मैटर जब आप पढ़ेंगे आप तो अब देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट, उसमें यह बताया गया कि भारत में महिलाओं के जो स्वास्थ्य होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण उसमें यह आया था, देखिए इसमें सबसे बड़ा कारण यह आया था कि महिलाओं की जो कम उम्र की जो शादियां होती हैं, कम उम्र में जो शादियां हो रही हैं, उससे भारत की जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य में पूरे विश्व में रैंकिंग क्या हो रहा है, एकदम रद्द से खराब आ रहा है उनकी रैंकिंग। यानी कम उम्र की गई शादियां, इसलिए देख रहे हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया है जिसमें यह बताया गया है कि अब लड़कियों की शादी 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष न्यूनतम
कर दी जाएगी। इस तरीके अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी प्रपोजल हुआ है, देखिए उस पर क्या होता है। लेकिन ये कंफर्म कह सकता हूं कि वो कानून भारत में बनेगा, क्योंकि जानते हैं जब कोई भी कानून जब बनता है ना, तो पिछले जितने भी कानून है उन सब में चेंज करने पड़ते हैं, यानी उसमें अमेंडमेंट यानी उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि 21 वाला एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। 21 वाला एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले ढेर सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तब होगा इस तरीके से वो कानून भारत में बनेगा 18 साल से 21 वर्ष। तो अब समझ रहे होंगे कि भारत सरकार आखिर क्यों शादी की उम्र 18